असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिल्ली निकल गया है। आपने सिर्फ उन लोगों को घर बिठाना है जो 2-2 बार 3-3 बार अब वजीर आजम बन चुके हैं। पंजाब के सियासतदान है, जो हमारे लाहौर के सियासतदान है, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। मुझे नहीं मालूम कि हमारे जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उनका इरादे क्या है। अगर मसला है तो हमारे पुराने सियासतदानों के पुराने सियासत का मसला है। वो सियासी मुखालफत नहीं, वो जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। मौलाना साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाए, क्या कहेंगे सर? पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है तो और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते हैं। जो बातें उन्होंने की हैं, मेरे नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिलीफ मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जेल ट्रायल इमरान खान साहब का जो साइफर केस में चल रहा है उसे कालादम करार दे दिया। अब एक सवाल यह है कि इसका इमरान खान साहब को फायदा होगा या फिर इसका नुकसान होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और बिलावल भुट्टो रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बुजुर्ग सियासतदानों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात को कोई शख्स सीरियस नहीं ले रहा। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक नॉन सीरियस किस्म का जवाब दे के उल्टा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एम्बेरस कर दिया। तो बिलावल भुट्टो साहब, इसमें कोई शक नहीं कि वाहिद लीडर हैं इस वक्त, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो बाकायदा इलेक्शन मोड में है और जो जलसे कर रही है, जुलूस कर रही है, जो बातें कर रही है, जबकि दूसरी पार्टी अभी तक खामोश है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, कोई जलसा नहीं किया, और पीटीआई तो जाहिर है उनको जलसों की इजाजत ही नहीं मिली। अब इजाजत मिली है तो अब वो जाहिर है नए जलसों का या जुलूसों का आगाज करेंगे, और साथ साथ शायद पीटीआई ने गिरफ्तारियां देने का फैसला भी कर लिया है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब बोल रहे हैं मगर उनकी किसी बात को सीरियस नहीं लिया जाता। सीरियस क्यों नहीं लिया जाता ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और खावर मानिका साहब ने कल शाहजेब खानजादा साहब को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू बड़ा दिलचस्प था और उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो जाहिर है मेरे नोटिस में थी, और मैं पहला जर्नलिस्ट था जिन्होंने मानिका साहब से राब्ता करके उनको बताया था कि उनकी बेगम शादी कर रही हैं, और उस पे जाहिर है उनके कुछ मेरे पास सबूत भी थी जो मैंने कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिलीज किए हैं। तो अब खावर मानिका साहब का जो इंटरव्यू है जो जाहिर है उसने नए बहरान पैदा कर दिए हैं। इन बहरानों में से क्या निकलेगा ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इस वक्त बैरिस्टर गौहर अली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और ये इमरान खान साहब और बुश बीबी के वकील भी हैं। अमर इलियास राना साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हैं, हमारे दोस्त हैं, ये हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। और मौला बख्श चांडियो साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। गौर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइए सर, ये आज रिलीफ तो इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल गया इमरान खान साहब को, लेकिन क्या इसको रिलीफ समझा जाए या फिर ये केस मजीद खतरनाक हो जाएगा? क्योंकि अगर ये केस चलता रहेगा अब तो डेफिनेटली फिर नए सिरे से चलेगा और उस दौरान इलेक्शन हो जाएंगे, तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने के चांस पे कम हो जाएंगे। तो ये फायदा हुआ है इमरान खान साहब को, ये नुकसान हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है जी, बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। देखिए, हमारा पहले दिन से एक मौक़िफ़ था, वो ये था कि एक तो मेरिट ऑफ द केस है कि ये केस सिरे से है नहीं, और जिन लोगों ने ये केस बनाया था, होना तो ये चाहिए था कि जिन्होंने साजिश की और जो हम तो साजिश के शिकार हो गए, ये तो उन लोगों के ख़िलाफ़ ये केस बनना था। लेकिन अगर ये केस चलना भी था तो हमारा तो पहले दिन से इस्तदा यही था कि आप कोई ट्रायल करो, आप इंडाइट करो, आप इंडाइट ना करो, आप कोई ऑर्डर पास करो, आप चार्ज फ्रेम करो, फ़र्द जुर्म आयद करो, जो ऑर्डर आप करोगे और वो इसकी जेल ट्रायल में करके करोगे, इन कैमरा करोगे, तो वो इलीगल होगा। आज उसकी ये हमें एक मिल गया कि हाई कोर्ट ने आईन और कानून के मुताबिक ये फैसला कर लिया कि इस किस्म के ट्रायल आप जेल में नहीं कर सकते, आप इसको सीक्रेट लेकिन बैरिस्टर साहब, इसमें दो चीजें, एक तो ये है कि जज के ऊपर आपको एतराज था, लेकिन वो जाहिर है आपकी जो प्ली है उसे तस्लीम नहीं किया गया, जज साहब वही है। दूसरा इसके अंदर जो मेन चीज है वो ये कि उन्होंने कहा कि जेल ट्रायल हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, और अब गवर्नमेंट हो सकती है प्रोसीजर को फॉलो कर ले और फिर जेल ट्रायल शुरू हो जाए, तो फायदा तो आपको ना हुआ फिर।
दैट्स राइट। नहीं, इसका जो फायदा है वो यही है, देखिए जहां तक जज का ताल्लुक है तो हमें जज पे ये इतराज़ नहीं था कि जज बाय से ये हमारा ट्रायल ना करे। हमने उसके जो तरीक़ेकार फॉलो करना होता है कि जी ये जज को अगर आपने नॉमिनेट करना है एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के लिए तो वो कौन नॉमिनेट कर सकता है, किस तरह नॉमिनेशन हो, कहाँ से समरी जाए, क्या वो जुडिशरी जो है वो नॉमिनेट करके भेज दे और या वो एग्जीक्यूटिव कर सकती है, यानी फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये एक प्रोसेस था जो कोर्ट ने कहा कि नहीं प्रोसेस फॉलो हो चुका है और नोटिफिकेशन जो जून में हुआ था वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, तो वो नोटिफिकेशन कोर्ट ने रख लिया। लेकिन 29 अगस्त ऑनवर्ड्स जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो कोर्ट ने डिक्लेयर कर ली हैं कि आपके जो नोटिफिकेशन है जेल का ट्रायल था वो नल एंड वाइड है, वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ था। ये बिल्कुल दुरुस्त है बैरिस्टर साहब, लेकिन इशू ये है कि जैसा वही है, अदालत वही है, और साथ अब डायरेक्शन सुप्रीम हाई कोर्ट ने ये दे दी है कि आप प्रोसीजर को फॉलो कर ले, तो प्रोसीजर को तो गवर्नमेंट ठीक कर लेगी और फिर ये केस वहीं से शुरू हो जाएगा दोबारा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास आपको फायदा हुआ जिस पे पीटीआई को खुश होना चाहिए। इसके बहुत बड़ा फायदा। देखो पहली तो हमारी इस बात की मौक़िफ़ की तायीद हुई कि हमारे साथ ज्यादती हुई, अनकंस्टिट्यूशनली गैर आईनी गैर कानूनी तरीके पे रखा गया। अगर सारे ऑर्डर डिक्लेयर हो गए कि वो अनकंस्टिट्यूशनल है तो 15 अगस्त से लेकर के, और कोर्ट ने जिसको कहा है कि 29 अगस्त से लेकर आज तक जितनी भी उसकी कन्फाइनमेंट है वो कन्फाइनमेंट इलीगल और गैर आईनी और गैर कानूनी है। आपके पास अगर ऑर्डर नहीं था और अदालत ने उस ऑर्डर को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर लिया तो उसकी जो कन्फाइनमेंट इन जेल है और अरेस्ट है ये सारा नल एंड वाइड हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप फ्यूचर में भी ट्रायल होना है तो वो ओपन होगा, उसमें हम भी होंगे, लोग भी होंगे, मीडिया भी होगा, सब कुछ होगा, हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, हम क्रॉस एग्जामिन भी कर सकेंगे, अक्यूज्ड से मिलेंगे भी तो उनको एडवाइस भी दे सकेंगे, उनसे इंस्ट्रक्शन भी ले सकेंगे। पहले तो ऐसा नहीं था। लेकिन इसके अलावा जो फायदा है वो ये कि वो लोग जो ये तैयार कर बैठे थे और इनके प्रोसिक्यूटर ने तो कहा था कि हम 3 वीक के अंदर कंक्लूड कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम दे दे, तो हो चुका है। पहले ये 9 गवाह लेके आता, फिर 3 गवाह लेके आया। जिस दिन स्टे हो गया उस दिन भी उन्होंने 2 गवाह के बयानात रिकॉर्ड करवाए थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टे हो गया था 12 बजे और ये फिर भी 2:30 तक कंटिन्यू करते रहे। तो वो लोग जो तहिया किए हुए थे कि जी 2 हफ्ते के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो डिस्क्वालिफिकेशन और उससे पहले जिन लोगों की थी कि कन्विक्शन हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो इतना नहीं होगा जल्दी। बहुत अच्छी बात है, ज़रा पार्शली फायदा हुआ आपको और होना चाहिए। राना साहब फरमाइएगा सर, ये वाकई इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है या फिर अब दोबारा ये फंस गए हैं और केस लंबा हो गया इनका? देखें चौधरी साहब, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि बैरिस्टर गौर साहब और पीटीआई ने एक इत्मीनान का इजहार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला है। तो अदालतों के फैसले हमायत में भी आते हैं, मुखालफत में भी आते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों ने ये बात भी कही कि जो रिलीफ अगर कोई केस में फ़ैसला हो जाता जेल के अंदर, उन्हें हाई कोर्ट में फ़ौरन मिलना था, तो वो अब इनके क्वेश्चंस के नतीजे में पहले ही तय हो जाएगा। वो मामला कि ये चीज़ें कमी बेशी थी ट्रायल के अंदर, वो अपील में होती तो अब वो वहाँ होगी। और उन्होंने जज को भी ओके किया जैसे बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई ममानियत नहीं लगाई सीक्रेट होने पे या जेल ट्रायल पे, और उन्होंने कहा उसके लिए तरीकाकार अपनाएं। देखें अटक किला में नवाज शरीफ का केस चलता था और जर्नलिस्ट भी जाते थे वहाँ पे, जब मुशर्रफ साहब का वो चीफ एग्जीक्यूटिव दौर था, मार्शल था, और वो जेल में नहीं थे, अटक किला में थे जो फौज का है, और हम भी वहाँ पे गए थे। तो ना तो ये पहला केस है ना आखिरी केस है कि जेल के अंदर हो रहा है। मुख्तलिफ और लोगों के नाम भी लिए जा सकते हैं, लेकिन मैंने एक सियासी केस का सियासी के साथ, सियासतदान के साथ मैच किया है। तो मेरे ख्याल में ये इनकी पहली कामयाबी इस सेंस में है। कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में बेल भी लगी हुई है इमरान खान साहब की, उसका फैसला होता है क्या होता है, लेकिन नैब के केस में वो मौजूद हैं, उनका जिस्मानी रिमांड भी है, वो तफ्तीश भी मुकम्मल कर रहे हैं, और नैब ने तकरीबन मेरी इतला है उन्होंने उसके लिए अपना जो केस रेफरेंस बनाना होता है वो भी तैयार कर लिया, जिसमें उनकी अहलिया का जवाब नहीं आया था आखिरी इतलात तक, तो जो उनसे मांगा गया था, और वो जो काम नैब को अरेस्ट का करना है वो पूरा कर चुकी हैं कि जवाब ना दे के। अब ये आगे चलेगा, लेकिन अच्छी बात है कि जो क्वेश्चन इमरान खान साहब ने, उनके वकला ने उठाए, उसको हाई कोर्ट ने एड्रेस कर दिया। बहुत अच्छा। चांडी साहब आपकी तरफ आने सर, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है सर, एक केस के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद फिर तीसरा केस, एक अदालत के बाद दूसरी अदालत, वकला लड़ रहे हैं इस वक्त बहुत ज्यादा इमरान खान साहब के लिए। पार्टी तितर बितर हो गई है या तितर बितर कर दी गई है, आज उनको रिलीफ मिला है, एक लंबा सांस मिला है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस किस्म के जो जुल्म है उसके खिलाफ आवाज उठाती है।
हमने कभी किसी मुखालिफ पर ज्यादती होने की हिमायत नहीं की, न हमने कभी ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो खान साहब ने खुद किया है। कुदरत तो अपनी जगह पर मौजूद है। ये सारी ख्वाहिशें खान साहब के अपने मुखालफिन के लिए थे। अमेरिका जैसे अक़वाम मुत्तहिदा जैसी जगह में खड़े होकर के मैं जब पाकिस्तान जाऊंगा तो नवाज शरीफ की रोटी बंद करूंगा, तो आसुदारी की मुलाकातें बंद करूंगा, ये कोई बयान थे? फिर उन्होंने आसिफ साहब की हमशीरा को रात को तारीकी में कराची से उठाकर अडयाला जेल पहुंचा दिया। वो कुछ फरार हो रही थी या कोर्ट में नहीं पेश हो रही थी? वो तो उनका तो कमाल था कि एक दिन पे पुलिस नहीं भी आई तो भी वो तशरीफ ले गई कोर्ट पे कि भाई आज मेरी पेशी है। हम में से तो कोई नहीं भागता और कोई भी सियासतदान नहीं भागता है। ये तो खान साहब ने खुद अपना रास्ता अख्तियार किया है, जैसी करनी वैसी भरनी। हम लाख चाहें, हम नहीं चाहते कि खान साहब के खिलाफ ऐसी बातें हो, लेकिन कुदरत ये जरूर चाहेगी कि जैसा आपने लोगों के साथ किया है वैसा आपके साथ होना चाहिए। अगर वैसा नहीं होगा तो सबक कैसे हासिल होगा, आगे रास्ता कैसे अख्तियार करेंगे? आप ही ने मुखालफिन को तंग किया है, आप ही ने मुखालफिन का जीना जिंदा आराम कर दिया है, आप ही ने शाही किलों के और अटक के दरवाजे खोले। अभी आप खुद परेशान हैं। अब जरा इंतजार करें, कुदरत को भी रहम आ जाए तो अच्छी बात है, वरना आपने कमी नहीं की मुखालफिन के साथ। अच्छा, लेकिन सर जो सजा इमरान खान साहब को दी जा रही है, मैं मेरा ख्याल है टू मच है। साइफर केस है, ठीक है, उसके अंदर उनको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन स्टेट या गवर्नमेंट पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नैब का एक नया केस बना दिया है, 190 मिलियन पाउंड का एक इशू क्रिएट किया गया। अल कादर जो ट्रस्ट है उसका केस है, और अब ये खावर मानिका साहब का जो इंटरव्यू है उसने रही सही कसर पूरी कर दी। तो इमरान खान साहब को हर तरफ से घेरा जा रहा है, रगड़ा लगाया जा रहा है। तो आपका ख्याल नहीं कि टू मच है ये? मैं नहीं हूं हामी, लेकिन ये सारे रगड़े उन्होंने अपने आप के लिए खुद पैदा किए हैं। जिस सतह पे बैठे थे ये बातें करनी चाहिए थी जो मानिका साहब ने की है। ये कोई इस मुल्क में तो बुर्रा दस्तूर नहीं है जिस किस्म की बातें हुई हैं, करवाई जा रही हैं, हुई हैं, लेकिन ये हमारा अमल तो रहा ना। हमें भी तो अपने मनसब का ख्याल करना होता है, हमें भी तो एहसास करना पड़ता है कि हम हजारों लाखों लोगों को के प्यार का मरकज है, उम्मीदों का मरकज है। हमने जो किया है वो क्या किया है? ये कोई जेब देता है इनको? मैं कह रहा हूं आपको, जावेद चौधरी साहब, आपको कह रहा हूं, बखुदा में कसम खाकर कह रहा हूं, एक दिन मैं इंटरव्यू दे रहा था शायद आपके पास, मैंने ऐसे खान साहब की वालदा का नाम लिया। वो खान साहब की वालदा का नाम नहीं था, वो हॉस्पिटल का नाम था। मैं कसम हलफ खा रहा हूं कि बिलावल साहब सख्त नाराज हो गए। उन्होंने कहा आपको शर्म नहीं आती, आपने खान साहब की वालदा का नाम लिया। फिर मैंने कहा खान साहब मेरे चेयरमैन, खान साहब की वालदा का नाम नहीं लिया, मैंने हॉस्पिटल का नाम लिया। ये होती है शराफत की सियासत, ये होती है शरीफाना तरबियत। ये सियासत होनी चाहिए। आप नंगा करते फिर रहे थे सियासतदानों को, आप कपड़े फाड़ते फिर रहे थे सियासतदानों के, तो आखिर कुदरत भी तो मौजूद होती है। ये लेने के देने भी तो कभी पड़ जाते हैं। आप जरा तसव्वुर करें, ये होना चाहिए था जो आपने किया है। आपने मानिका के मामले में हम नहीं बोलते, मुझे जो अच्छा नहीं लगता। अभी इस हवालों से पहले मानिका साहब भी बड़े मुतमिन थे, बड़े खुश थे, खरम थे, उनके खानदान का हिस्सा बने बैठे थे। अब अचानक क्या हुआ है, अब ये तो खुदा को पता है क्या हुआ है, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के मुर्रविजा सियासत में जो खान साहब तब्दीलियां लाए, ये तबाहकुन तब्दीलियां हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए थी, ये रवाज नहीं पड़ने चाहिए। अच्छा, मैंने बैरिस्टर गौर साहब आपके पास एक सवाल छोड़ना है ब्रेक में, है कि आज शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि हमारी जब मुलाकात हुई इमरान खान साहब से तो खान साहब ने खावर मानिका साहब के इंटरव्यू को झूठा करार दिया। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, और क्या वाकई करैक्टर असैसिनेशन हो रही है, या फिर वाकई इद्दत के अंदर जो नका था अब इमरान खान साहब को उसका जवाब देना पड़ेगा? छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।
दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा बैरिस्टर साहब कि ये तो जो खबर मानिका साहब का इंटरव्यू है, मेरा ख्याल है बहुत खौफनाक इंटरव्यू। मैंने बड़े इंटरव्यूज देखे हैं और इस सारे इशू को क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और उससे पहले मैं ज़ाहिर है उसको कॉलम भी लिखे, फिर जो मेन करैक्टर्स हैं उन सबके साथ मुलाकात करके इसके ऊपर कई स्टोरीज मेरी आई थी, तो मुझे सारे सिनेरियो का पता है। और उसमें ज़ाहिर है खबर मानिका साहब ने खासा झूठ भी बोला है, गलत बयानी भी उन्होंने की है, लेकिन हकाइक भी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इद्दत में निकाह हुआ था और दोनों मियां बीवी जो पुराने हैं, खबर मानिका साहब और बुशरा बीबी, इन दोनों ने मिलके इमरान खान साहब को तैयार किया था। ये सारी चीजें तो अब कहां स्टैंड करती है पार्टी, और क्या इमरान खान साहब ने इसे रिजेक्ट कर दिया? नहीं चौधरी साहब, बात दरअसल ये है कि जिस तरीके से आप फरमा रहे हैं हकीकत ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इद्दत के दौरान। लेकिन मैं पहली बात तो ये मैं करूँगा कि देखें, न जर्नलिज्म इतनी डाउन होनी चाहिए कि इन इशू को हम ला के आ जाए और कैमरे पे रखे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाए और बच्चे के देखे और ये ज़ाती ज़िंदगियों की तरफ चले जाए, और फिर लीडरों के जितने भी सारे लीडर हैं फिर आप उनको अकेला के एक उठा करके ले आए, चाहे शहबाज शरीफ साहब, चाहे हमजा है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी साहब है, और लोग लेके आते थे और इंटरव्यू करवाते थे। इनफ इज़ इनफ, मेरा ख्याल है ऐसे तो करना नहीं चाहिए था। और एक बंदे की स्टेटमेंट को आप उठाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ कोशिश क्या की जा रही चौधरी साहब, वो सिर्फ कोशिश ये है कि 180 केसेस से ये लोग इमरान खान की ना पॉपुलैरिटी कम कर सके, न उसको तोड़ सके, जेलों में डाल के ये इनको कम नहीं कर सके, न उनको तोड़ सके। आज हाई कोर्ट ने जो ये कहा कि ये आपने इतने अरसा रखा था वो भी इलीगल है, वो सारे ऑर्डर जब इलीगल हो गए तो आपने इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा। जिस तरीके से उसको पहले इलीगली अरेस्ट किया गया था, ये सब उसका एक प्रोसेस है। अब उनकी घर पे, उनकी वाइफ पे और उसके साथ जो ये वाला प्रोसेस उन्होंने शुरू कर लिया ताकि इसी तरीके से उसको मिलाइन करे, उसको किसी कैरेक्टर असैसिनेशन हो और इसी तरीके से शायद उस पर प्रेशर पड़ जाए। ये मैं समझता हूँ कि इसकी बड़ी शदीद मजम्मत करनी चाहिए। नई मेन स्ट्रीम मीडिया को इन बातों पर लाने की ज़रूरत है, नए इनको करने की ज़रूरत है, न ये एक लाइन है जो हम कभी कभी क्रॉस करने चाहिए। जहाँ तक इद्दत और इसके केस का ताल्लुक है तो केस अगर किसी ने शुरू किया वो भी गलत था, और अगर आप उनकी स्टेटमेंट को उठा ले तो आप उनसे सिर्फ ये पूछें कि आपने ये स्टेटमेंट कब दी है। अगर ये सब कुछ हुआ है 2017 और 18 में तो आप 6 साल बाद आकर की कैसे स्टेटमेंट देते हैं? और इसकी पहली स्टेटमेंट जो है वो अंडर प्रेशर थी या मौजूदा अंडर प्रेशर है, और प्रेशर में क्यों नहीं होगा? आपने उनको उठा लिया, आपने 2 महीने अच्छा, ये फरमाइए, पार्टी क्या इनके खिलाफ को केस करना चाहती है खबर मानिका साहब के साथ, या इसको इग्नोर करना चाहती है, या वो समझती है कि ठीक है ये हो गया बस जाने दें इसको? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, शदीद मजम्मत करते हैं। जिन जर्नलिस्टों ने इनको उठाया है, जिनको करता है, हम उनकी भी शदीद मजम्मत करते हैं, और इस लाइन को जो अटैक किया हुआ उसकी भी शदीद मजम्मत करते हैं। PTI ने कभी भी लोगों के घरों में जाकर के इन किस्म की बातें की और नहीं इस किस्म की गुफ्तगू की है। जिस तरह हमारे मोहतरम ने फरमाया कि जी पहले इनके केसेज ऐसे होते रहे, देखिए PTI ने कभी किसी के खिलाफ कोई केस ऐसा नहीं बनाया, चाहे वो जाती हो चाहे वो नेब को, न कोई अरेस्ट कर दिया। अगर चेयरमैन जावेद इकबाल साहब कर रहे थे तो वो पीपल्स पार्टी और शाहिदा खान अब्बासी साहब के लाए हुए थे, उनकी फेवरेट उन दोनों लेके आए थे और उनके, लेकिन वो इमरान खान साहब की पोस्ट स्टेटमेंट्स हैं सर, उन्होंने जो इमरान खान साहब कहते थे उसके बाद नैब वही करता था। राणा साहब के पास जाने दे। राणा साहब, वैसे ये बात गौर साहब की एक हद तक दुरुस्त है कि ये फैमिली इश्यूज हैं, ये प्राइवेट लाइफ के इश्यूज हैं, इनको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर लाना, इंटरव्यू करना, फिर बार बार उन खबरों को चलाना, मेरा नहीं ख्याल के पाकिस्तान के जो इखलाकी मयारात हैं इतने गिरने चाहिए थे। मेयारात तो फिर आपको देखना होगा कि मरियम नवाज के बारे में कैप्टन सफदर का हवाला दे के क्या फप्ती कसी थी खान साहब ने जलसे में कि मेरा नाम किस तरह लेती हो, तलाल चौधरी पे तबसरा किया। वो कोई पार्टी पीछे नहीं हटी, सब ने ये किए हैं। मेयारात को तो फिर जांचने के लिए कोई नया ज़ाब्ता अखलाक बनाना पड़ेगा। शाहजेब खानजादा ने क्या बुराई की? उन्होंने वो सारे सवालात पूछे जो वो मानेका साहब झूठ बोल रहे थे, उन्होंने सब चीज़ें एक्सपोज की। बिल्कुल सही बात है कि वो एक पब्लिकली झूठे शख्स हैं मानेका साहब, चाहे वो आज बोल रहे हैं या वो कल बोल रहे थे, लेकिन उनके निकाह खान को भी झूठा करार देंगे ये, जिन्होंने कहा कि मैंने दूसरी दफ़ा निकाह पढ़ाया था। इसकी 7 साल कैद है, वो अदालत में केस चल रहा है कि आप इद्दत में कैसे शादी कर सकते हैं, एक इस्लामी फिका मौजूद है इसके ऊपर। लेकिन दो निकाह हैं, दो निकाह मानेका को खुद सोचना चाहिए था। वो अपनी बेटियों, अपने बेटों का जिक्र कर रहे हैं, हजारों एकड़ के वो मालिक हैं, उनको सोचना चाहिए था जिस बाप का वो नाम ले रहे हैं वो खुद किस किस्म के करैक्टर हैं। मतलब अगर उनकी अहलिया ने गलत भी किया वो क्यों आए, चाहे वो बैरिस्टर साहब जैसे कह रहे हैं
प्रेशर में आए या नहीं आए, सारी दुनिया को पता है कि ये काम हुआ था और पहले रजामंदी से हुआ। वो हर जगह पे पूरे बेनिफिशरी हैं खान साहब के और अपनी बेगम साहिबा के इक़्तिदार के। मैं बता चुका हूँ, नादिर चट्टा इस वक्त सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं, उनसे पूछ लें, उन्हें साहिवाल में OSD खुद इनकी ख्वाहिश पे बनाया गया। फिर खान साहब ने आजम खान से कहा और उसको ग्रेड 19 से 20 में प्रमोट नहीं किया गया। पहले ताहिर खुर्शीद साहब ने उनको मैसेजेस किए कि तुमने खावर माने का कोई काम नहीं करना व्हाट्सएप पे, और 3 मैसेजेस के बाद चौथी दफ़ा पे उन्हें कहा कि तुम माफ़ी मांगो जाके, तुम उनके काम नहीं करते। उन्होंने कहा जी मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। उन्हें CM हाउस बुलाया तो वहाँ मानेका साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे का फ़ोन नहीं सुनते, तुम्हारी जरूरत। उसने कहा जी आप हैं कौन, आपको इज्जत दी एक सिविल सर्वेंट के तौर पे, एक लैंडलॉर्ड के तौर पे इलाके के, इन्होंने तो मुझे मना किया था, तो मैं माफ़ी किस चीज़ की मांगू। OSD किया, फिर प्रमोशन रोकी, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। वो झूठे आदमी हैं। अरे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब चांदी साहब आपकी तरफ आना है सर। ये बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो रोज तकरीर करते हैं और जलसे भी आपके अच्छे जा रहे हैं, बल्कि मुझे यूं महसूस होता है कि और कोई पार्टी तो जाहिर है इलेक्शन के मोड में है ही, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अच्छी बात है। लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब के बयान है उसको सीरियस नहीं लिया जाता। जिस तरह आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि वो अपने वालिद को मशवरा दे रहे हैं, या अगर उनकी वालदा हयात होती तो क्या सोचती, और उसके साथ उन्होंने क्या कहा भी लगाया। इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इनको इनके बयानों को सीरियस नहीं ले रही। तो बिलावल भुट्टो साहब के बयान को सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा सर? मुझे इस बात की नहीं है टेंशन या परवाह कि ये सीरियस नहीं ले रहे। पहले तो वो बात जो आपने की है कि खान साहब के लिए इन्होंने कहा है, मेरे दोस्त ने कह दी वो बात, मेरे मुंह की बात थी कि इन्होंने कहा मरियम साहिबा आप मेरा नाम इस अंदाज से न लें ये आपका शोहर नाराज हो जाए। पूरे पाकिस्तान के लोगों ने उस बयान की मजम्मत की। क्या वो कहना चाहिए था? पाकिस्तान की सोसाइटी में ऐसा कहना चाहिए था? आप बताएं। या जेल में जिस अंदाज से आसिफ साहब की हमशीरा को आधी रात को उठा के जेल में ले आए, क्या ये हमारे रवैयों का तरीके का ऐसा है? हरगिज नहीं। इन्होंने बिल्कुल ही एक अजीब और गरीब समाज की बुनियादें डालने की कोशिश की, जिसमें खान साहब नाकाम हो गए। जहां तक बिलावल साहब के बयान का है तो ये कब सीरियस लेते हैं, लेकिन वक्त साबित करता है। वक्त से पहले मैं दावा से कह रहा हूं, किसी बयान पे तो हो सकता है नीचे ऊपर बात, लेकिन ये बात मैं दावा से कह रहा हूं, जितनी बातें शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने की, जिसमें वो किताब छपी, आमिर साहब ने किताब भी छपी, भुट्टो की सियासी पेशन गोइयां, यही ये खानदान है, यही ये कयादत है। पहले भुट्टो साहब, फिर बीबी, फिर बिलावल साहब भी ऐसे जो बात करते हैं जरा वक्त से पहले कर देते हैं। तो उस वक्त तो समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में कबूल करते हैं कि ये हालात ठीक थे। इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए। 70 साल के हवाले से जो बयान दिए उसको ऐसा नहीं देखना चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो से पहले इस मुल्क में नौजवानों पर एतमाद नहीं किया जाता था, नौजवान क़यादत पर एतमाद नहीं किया जा सकता था। पाकिस्तान की तारीख में पहला बयान जुल्फकार अली भुट्टो का है कि हमें अपने नौजवानों पर एतमाद करना होगा। बिलावल साहब के बयान को ऐसे ही देखना चाहिए। किसी बुजुर्ग की तौहीन करना बिलावल साहब के अच्छा, वैसे मैंने वक्फा लेना है, लेकिन अब मेरी आपसे ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये जो बुजुर्ग सियासतदान है इन सबको फारिग कर देना चाहिए, जो 2-2, 3-3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं इनको सियासत से साइड पे कर देना चाहिए। आज उनका बयान है। अब सवाल यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब बुजुर्ग सियासतदान है और वो दायरे इक़्तिदार का हिस्सा रहे, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खामद या की हैसियत से, शोर की हैसियत से भी रहे, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रहे, फिर मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहे, 2-3 मरतबा रहे, फिर अब वो भी बुजुर्ग हैं, और इमरान खान साहब जो वो भी बुजुर्ग हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बुजुर्ग हैं। तो बिलावल साहब ये तमाम बुजुर्गों को अबेंडन करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि इनको साइड पे करके सिर्फ नौजवानों को रहना चाहिए। एक सवाल है आपके पास, और इससे पहले छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। खुशामदीद। चंडी से फरमाइए, आप या बिलावल भुट्टो साहब ये चाहते हैं कि जितने बुजुर्ग हैं उन सबको, क्योंकि वो अपनी अपनी बारियां भुगता चुके हैं, तो उन सबको फारिग कर देना चाहिए, और अब बिलावल भुट्टो और दूसरी साइड से भी नौजवान जो उन सबको सामने आना चाहिए? मेरा ख्याल है बिलावल साहब ने जो बात की है
उसको उसके असल रूह के मुताबिक देखना चाहिए। बिलावल साहब अपने वालिद की तो इज्जत जितनी करते वो पूरी दुनिया को पता है। ऐसा कौन सा बदनसीब बेटा होगा जो अपने बाप की इज्जत नहीं करता होगा। बिलावल साहब मौलाना साहब का बहुत बड़ा ज्यादा एहतराम करते हैं, तमाम सीनियर्स की। अब आप देखिए नवाज शरीफ साहब की कितनी इज्जत करते हैं। बीबी भी अपने बुजुर्गों का एहतराम किया उन्होंने भी। ये एक सियासी अंदाज से गुफ्तगू की गई है जिसको गलत रंग में लिया गया है। बिलावल साहब का ऐसा मकसद हरगिज़ नहीं हो सकता कि जितने भी दानिशमंद बुजुर्ग हैं, सीनियर है, उनको निकल, ऐसा नहीं है। ये कहा गया है कि आप बार बार उन सीनियर्स को आजमाना आवाम नहीं, जो एक खास गिरोह उसको आजमाना चाहता है, उसको इस्तेमाल करना चाहता है, उसके नताइज अच्छे नहीं है। बिलावल साहब कहने का जो मकसद है वो खालिस सियासी बात है और इंतखाबात के हवाले से है, शख्सियात के उम्रों से उनका कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो। अच्छा बैरिस्टर साहब ये फरमाइए सर, ये सिर्फ बिलावल भुट्टो इस वक्त जलसे कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, ना पीटीआई है मैदान में, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून तो जाहिर है किसी और लेवल पे जाके वो पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब अदालत भी गए और ऐसे लगता है कि जैसे इलेक्शन लड़ने की उनको भरपूर इजाजत दे दी जाएगी और मौका भी मिलेगा उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने का। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जाहिर है कुछ तो क़यादत आपकी गायब हो चुकी है, जो है वो भी जलसे नहीं कर रही। अब शायद आपने अनाउंसमेंट की है जलसों की, तो आप मैदान में क्यों नहीं उतर रहे सर? सोई साहब आप सही फरमा रहे हैं। उसके लिए जो देखे नवाज शरीफ साहब के लिए तो राह बनवार की जा रही है और उसके लिए तो स्टेज बनाया जा रहा है और उसने तो ऐलान भी किया हुआ कि हमारी बात हो चुकी है और वो तो ऐलान कर रहे हैं कि जी हमारे से 120 से लेके 125 तक सीटें भी मिल रही है और एक लीडर ये भी कह रहा है कि आवाम को यकीन भी हो गया कि वो प्राइम मिनिस्टर बन के आएंगे। देखिए ये तो बिल्कुल है, हमारा तो कंसर्न हमेशा से रहा है और पहले दिन से हमने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और बाकी हमारा ये तो राइट है। लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा, हमारी चार्टर ऑफ डिमांड में भी दिया, फिर मीटिंग भी कर ली, सबको किया, अदालत भी जा चुके हैं, पेशावर हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी कर लिया, आज भी एक अच्छा ऑर्डर हुआ है। पेशावर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जब मानसहरा में पार्टी के वर्कर कन्वेंशन के लिए जा रहे थे तो उनके घर से वहां से कुर्सियां उठाई गई। तो हमारे लिए तो हर रास्ता वो बंद किए जा रहे हैं। वो अगर वर्करों को हरासा भी कर रहे हैं तो अगर आप पॉलिटिकल वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहां होंगे? और ये बड़े क्रिटिकल इलेक्शन है। अगर आप उनके कैडर लोगों को वहां वोट जाने नहीं दे रहे, उनके पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे, उनको राय का इजहार नहीं करने देंगे तो दुनिया कैसे यकीन करेगी कि आप इलेक्शन करेंगे? तो यही वाली बात होगी, एक वजीर आजम होगा दूसरा धरना देगा, एक वजीर आजम होगा तो दूसरे अवाम खुद निकल के बाहर आएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आपने पार्टिसिपेट करने नहीं दिया, लोगों को आपने रोका और अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर नहीं कराया तो फिर इलेक्शन कमीशन भी अपनी जिम्मेदारी परफॉर्म करने में नाकाम है और केयर टेकर सेटअप भी नाकाम है और अदलिया के ये फर्ज बनता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में ज़रूर सो मोटो ले ले। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करूंगा आपकी वसातत से कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये नोटिस ले लिया कि 90 दिन में इंतखाबात न कराना ये भी आईन और कानून की खिलाफ वर्जी थी, तो मैं अदलिया से ये भी अर्ज करूंगा कि लोगों को पार्टिसिपेट न करना, उनको घरों से उठाना, फिर 24 घंटे में अदालतों में ना पेश कराना, ये भी आईन की सरासर खिलाफ वर्जी है। अदलिया को चाहे कि एक्शन ले ले पहले से कि ये बहुत लेट हो। अच्छा ये फरमाइए बैरिस्टर साहब, क्या ये फैसला हुआ है वैसे कि अब पीटीआई गिरफ्तारियां भी देगी और जलसे भी करेगी और भरपूर वहां पे जलसा किया जाएगा और एक स्टेट के साथ बाकायदा टकराव की तरफ जाएंगे? नहीं, स्टेट की तरफ किसी सूरत हम टकराव की तरफ न पहले गए न जा रहे, न किसी एजेंसी के साथ, न किसी इदारे के साथ, न स्टेट के साथ कोई टकराव नहीं, न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ टकराव नहीं। पीटीआई का बयानिया है अमन के लिए, सुकून के लिए, तरक्की के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए जो लेकिन गिरफ्तारियां हमें किस बात से गिरफ्तार करेंगे? लेकिन हम अपना राइट एक्सरसाइज करते हुए अगर हमें रोका जा रहा है तो हम कहते हैं हमें गिरफ्तार करते हैं तो बेशक गिरफ्तार करें। कन्वेंशन का सिलसिला हमारा शुरू हो चुका है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आज खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक अनाउंसमेंट हो चुकी है। वो हम खान साहब ने हमें बताया था दिसंबर के फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हमारा जो है वो जलसों का प्रोग्राम होगा। द रीजन बीइंग कि इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा था कि 30 नवंबर को नोटिफिकेशन हो जाएगा डिलिमिटेशन का और उसके फौरन बाद हम नोटिफिकेशन करेंगे, इलेक्शन प्रोसेस शुरू करेंगे। दो कि मेरा कहना यह और हमारा ये ख्याल है कि जब आपने डेट दे दी उस दिन से लेके
टिल द नोटिफिकेशन इज इशू ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ऐसे नोटिफिकेशन इशू करे कि सारे आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत करे कि किसी भी पार्टी के वर्कर कन्वेंशनों को न रोका जाए और आईन और कानून के मुताबिक उसको इजाजत दी जाए। ठीक, राणा साहब ये फरमाइए सर, ये अब मेरा ख्याल पीटीआई मैदान में उतर रही है और शायद गिरफ्तारियां भी देंगे, और ये अमजद नियाजी साहब की जो गिरफ्तारी है वो कहा जाता है कि उन्होंने खुद अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया है, और अब जाहिर है थोड़ा थोड़ा जलसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाना चाह रही है, तो उससे कोई पार्टी के अंदर जान पैदा हो जाएगी या नहीं? देखें बैरिस्टर साहब की मैं हर दफा बात के ऊपर चूंकि मेरा नंबर आ जाता है, स्टेट पे हमला, इदारों पे हमला पीटीआई के लोगों ने किया, उनकी केसेस भी चल रहे हैं, वो फैसला जब भी होगा पीटीआई के चाहे वकला हों, ज़ाहिर है वो भी सियासी जहन रखते हैं, सियासतदान हो जैसे अमजद आ गए, उमर अयूब हो, उनको आना चाहिए सामने, अरेस्ट ही होंगे ना, सियासतदान हमेशा अरेस्ट होते हैं, इसमें क्या बात हुई है। तो ये इन्होंने पहले तो खौफ का आलम अपने चेयरमैन पे तारी किया, उन्होंने तारी किया, वो घर बैठे रहे और लोगों को आगे कर दिया। आज ये ओपन होने के लिए इनका वक्त है, अपने लोगों को सियासी जमातों की तरफ भेजें। ये जो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने का काम है ना, वो नहीं होना, इनके वकला जाएं, लीडरशिप आए, जमानतें होंगी, ये अदालत से आज भी इंसाफ मिला इन्हें। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लड़ाई को पॉलिटिकल सतह पे लड़ें, और जहां गलती हो चुकी है उसको माफ़ी मांग के अगला रास्ता लें। तो सियासत मौजूद है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बात कही थी वो ये थी कि जिस दिन हम शेड्यूल देंगे उस दिन हम लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जिम्मेदार भी होंगे, और वो ज़रूर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे, ये मुझे यकीन है, जिस तरह की वो शख्सियत हैं। तो 30 नवंबर को डिलिमिटेशन आएंगे और 5 या 6 को वो इलेक्शन शेड्यूल दे देंगे, और 15-16 दिसंबर को या 17 को कागजात नामजदगी लेने शुरू कर देंगे। तो पीपल्स पार्टी ने रास्ता ले लिया, सारे पाकिस्तान में वो जलसे बिलावल साहब कर रहे हैं, पीएमएलएन पॉलिटिकल राब्ते कर रही है, सारे पाकिस्तान में कर रही है, माहौल अभी बनना शुरू होगा, अभी राब्ते शुरू हुए हैं, अदालतें भी फैसले करेंगी, लेकिन उसमें अपने लोगों को, इनको जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग है ना, उसके ऊपर जब तक ये नहीं रोकेंगे इनके लिए मसाइल आएंगे। इनकी क़यादत उनके जो ट्रोलिंग है, जो बदजुबानी है, उसको रीपोस्ट करती है और उसका हिस्सा बनती है कि ये बहुत अच्छा काम है, लाइक करते हैं। ये इनको थोड़ा सा अपने घर को इन ऑर्डर करना होगा, मेरा ख्याल है रास्ता मिलेगा इन्हें। ठीक, अब एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, ब्रेक मैंने लेनी है। ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जलसे क्यों नहीं कर रहे, और ये जो एक इंप्रेशन है मियां साहब के बारे में कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी एडजस्टमेंट हो चुकी है और उन्हें अदालतों से रिलीफ मिलेगा, और अदालतों से रिलीफ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है, और बाकी सबके हाथ बांध के मियां नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, ये तासुर क्यों है, और मियां नवाज शरीफ साहब एक्टिव क्यों नहीं है? छोटे से ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। दोबारा खुशामदीद। ये फरमाइएगा राणा साहब, ये जो तासुर है एक मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कि वो अवाम पे जाने के बजाय वो वहां जा रहे हैं जहां से उनको इलेक्शन जितवाया जा सकता है, तो ये जो तासुर है ये ज़ाहिर गहरा होता चला जा रहा है। तो मियां नवाज शरीफ साहब एक्टिव सियासत क्यों नहीं कर रहे इस वक्त? नवाज शरीफ की एक्टिव सियासत को आप किस तरह देखना चाहते हैं? 21 अक्टूबर को आए, बड़ा जलसा किया, पार्टी को एक नया दवाम दिया उन्होंने, उसके बाद वो सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो गया, सिंध से एमक्यूएम के लोग आके मिले, इनके लोग वहाँ जाके मिले, वो बलूचिस्तान होके आए, आज मौलाना फजलुर रहमान के घर गए, उन्होंने नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद कहा कि हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। केपी के अंदर आपने सलीम सैफुल्लाह की मुलाकात देखी है, शहबाज शरीफ से हो चुकी है, और सीट एडजस्टमेंट के मामले पे केपी से बहुत सारे लोग उनके पास साउथ डिस्ट्रिक्ट से, यानी डेरा इस्माइल खान, करक, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की बेल्ट भी है, वहाँ से लोग आना चाह रहे हैं, वो राब्ते भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। और वो जो तासुर के जो आपने कहा कि जलसे वो करेंगे इलेक्शन मुहिम में बाज़ाब्ता, क्योंकि बहुत खर्चा है। मेरी उनकी लीडरशिप से कई लोगों से बात हुई कि 21 अक्टूबर कोई छोटा जलसा नहीं था और कोई हमारी फॉरेन फंडिंग नहीं थी, हमें अपने ही तमाम जितने टिकट होल्डर्स हैं वही लोग लेके आए थे और सबके सामने लाए थे, जिस पर राना सनाउल्लाह का मजाक भी बनाया गया था ना कि जी वो कहते हैं हम काउंटिंग करेंगे। उन्होंने एक सिस्टम बनाया अपना
कि इंश्योर करें कि हर तरह से जलसा चार्ज भी और लोग भी आए। अब अदलिया वाला देखें ना, अब अदलिया का हमें पता है, आपको, आपने खुद इंटरव्यूज़ किए, जनरल बाजवक से मुलाकात के कुछ 6 कॉलम लिखे जिसमें वो खान साहब का जिक्र किया कि इसको अंदर भी करो, इसको सज़ा भी दो, वरना मेरा इलेक्शन नहीं बनेगा। तो सज़ा अदलिया ने दी, दिलवाई उन्होंने। तो अगर एक शख्स अब आ रहा है तो उसको अगर वो रिलीफ ये मिला है कि उसको आते हुए सरेंडर करते हुए जमानत दे दी, तो कौन सा अचंबा है। मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं, उस केस में कितने घंटे लगेंगे बरी होने में, जिसमें कह चुका नैब कि हमारे पास एवन फील्ड में नवाज शरीफ की मलकियत का कोई सबूत नहीं, और अल अजीजिया को तो वापस जाना है या खत्म होना है, कि इसमें कोई कहानी नहीं है ऐसी। ठीक है। अच्छा चांदी साहब, ये फरमाइएगा से ये बिलावल भुट्टो बार बार ये कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ हैं वो अब सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, और वही गलती हो रही है जो 2018 में इमरान खान साहब के सिलसिले में हुई थी। तो आपको ये तासुर क्यों मिल रहा है कि मियां नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे हो चुके हैं और अब एक नया इमरान खान क्रिएट किया जा रहा है? इस तासुर के कायम होने के असबाब तो हजारों हैं, सारे मुल्क में बिखरे हुए। आप देखें, खान साहब, मियां साहब जिस शान शौकत से गए थे वो आपको पता था। मिन्नतें, समाजतें, वो भी कहना, वो भी कह रहे थे बीमार हैं, वो कह रहे थे कि प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, वो यूं कह रहे थे पर जाएंगे आ जाएंगे ये करेंगे। वहां गए तो वो तंदुरुस्त निकले, और यहाँ वजीरों ने भी तनकीदें की कि वो ठीक ठाक थे। खुदा न खास्ता पीपल्स पार्टी का मैं कारकुन, पूरी पार्टी, हम मियां साहब को जेल में देखना नहीं चाहते, लेकिन सोच तो ये है कि जिस हैसियत में आप गए उस हैसियत में तो आप नहीं आए। होना तो ये चाहिए था, आप कैद में से गए थे, वापस आते, फिर कानून के मुताबिक अदलिया इंसाफ देती, आपको जमानत होती। ऐसा तो नहीं हुआ, आप तो कैदी बनकर गए, शहजादे बनकर आए हो। जब शहजादे बनकर आए हो तो तासुर तो कायम होगा। फिर जिस अंदाज से उनकी पजीराई की जा रही है, जिस अंदाज के लिए उनका तरीकार किया जाया, ये सिंध में क्या करना चाहते हैं? सिंध में इत्तेहाद, हमें इत्तेहाद की परवाह नहीं है। सिंध में ऐसा कोई दौर नहीं गुजरा जिसमें हमारे खिलाफ इत्तेहाद इन कॉम्प्रस दोस्तों ने, इन्होंने, सब तमाम जमायतों ने मिलकर बनाया, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। अभी क्या कर रहे हैं? मियां साहब ने लियाकत जतोई साहब को जबरदस्ती सिंध की हुकूमत हमारी हुकूमत को खत्म करके दी। अब क्या कर रहे हैं? अभी वही तरीका अख्तियार कर रहे हैं। जितने भी मुखालफिन हैं, जिनसे जाती दुश्मनियां भी हैं, उन सबको जमा करके क्या तासुर दे रहे हैं? तासुर तो वही दे रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं तो परवाह ना करें। अब क्या होगा इसका नतीजा हमें नहीं, हम डर नहीं रहे, हमें परेशानी नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि जो मियां साहब थे वो अब नहीं है, और जो नहीं है तो वो ताकत जो थी वो भी नहीं रहेगी। अवाम का एतमाद नहीं रहेगा। अवाम का इस्टेब्लिशमेंट के भेजे हुए किस आदमी पर एतमाद है? अब अगर आप लाडले बन के भी आए तो थोड़े अरसे के लिए तो लाडले बन सकते हैं, लाडले की हैसियत से सदा कायम नहीं रह सकते आप। ठीक हो गया। बरीसा साहब, आपकी तरफ आखिरी सवाल है, ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब और एस्टैब्लिशमेंट ऐसे लगता है कि एक पेज पे, और ये इंप्रेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात कर भी रही है, तो अब मियां नवाज शरीफ साहब तो प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट बन ही गए हैं जी। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो इमरान खान साहब और आपकी पार्टी का क्या बनेगा? नहीं, पहली बात तो ये कि इसमें तो कोई शक नहीं कि उसके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। बल्कि जिस तरीके से उसको लाया गया, जिस तरीके से उसके केसेस फिक्स कराए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है कि जजमेंट आज भी सस्पेंड नहीं है, सेंटेंस आज भी सस्पेंड नहीं है और वो गुम फिर रहे हैं, और इवन उसकी अपीलें अभी लग गई है। और नेब कह रही है खुद अपनी तरफ से कि एक इतनी अपील है, इसमें तो कई सारे दिन लगते हैं, और नेब कह रही है कि मुझे सिर्फ आधा घंटा का वक्त चाहिए। ये तो आधा घंटा में अगर इतना बड़ा केस आप कंक्लूड करते हैं तो इसकी तो शायद ये भी कोई हिस्ट्री में मिसाल नहीं बनती होगी। ये तो सारा करेंगे, लेकिन चौधरी साहब एक चीज याद रखिएगा, लोग चेंज हो चुके हैं और लोग इस वक्त चेंज मांग रहे। पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत और लोग इस वक्त एक और तजर्बे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, वो तहिया कर बैठे। इंशाअल्लाह ताला अगर लोगों को ना रोका गया, फोर्स इस्तेमाल नहीं हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए, तो आपको इन पॉलिटिकल जो चैंपियंस बने फिर रहे हैं और चौथी बारी वो कह रहे मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, इंशाअल्लाह ताला लाहौर में भी इनका एक ही सीट नहीं होगा, ये याद रखना। राना साहब, आखिरी सवाल आपसे कुछ चंद सेकंड रह गए, ये बताइएगा कि पीटी बार बार कह रही, बल्कि अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है, दोनों जमातें ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ को सिलेक्ट करवाया जा रहा है, बल्कि इलेक्ट करवाया जा रहा है, कुछ इस किस्म का की कंफ्यूजन है, और वो कहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो मियां नवाज शरीफ साहब जीत नहीं सकता।
बिल्कुल ठीक बात है। ये हर सियासी जमात का हक है कि वो अपनी राय अपने लोगों के हवाले से दे। यही PMLN का भी राइट है कि अगर PTI और पीपल्स पार्टी दोनों उनके बारे में ये तासुर दे रहे हैं कि वो चौथी दफ़ा के वज़ीर आज़म में, तो वो तरदीद क्यों करें इस बात की, उनके तो हक में बात जाती है। हाँ, ये जो पॉलिटिकल है ये नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और PTI सबको हमें देखना है कि 8 फरवरी को इनके पॉलिटिकल कैंपों से लोग निकलते हैं, वोट डालते हैं। क्या वोट हवा से डलेंगे, RTS की तरह बिठाया जाएगा? ये सबको पैरा देना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर शफाफ इलेक्शन हो। ये तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। ये मेरी और आपकी भी है मीडिया के तौर पे, और इन सियासी जमातों की है कि उस सियासी अमल को आगे बढ़ाएं। जी ठीक। ख्वाजा, आपने गुफ्तगू सुना, आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।